तो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होगा, और ये मेटल जो है वो सेंटर में होगा, और इससे ये जो लिगेंड है वो किसी भी टाइप का कोई लिगेंड हो सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है, वो नेगेटिव लिगेंड हो सकता है, वो पॉजिटिव लिगेंड हो सकता है, वो किसी भी तरह का लिगेंड हो सकता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ये लिगेंड अपना लोन पेयर देकर के और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम पैरेंथेसिस में बंद करके रखते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनमें बंद करके रखते हैं, और इस स्क्वायर के बाहर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके बाहर जो सिंपल आयन है उसको हम लिखते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है इसके ऊपर या नेगेटिव चार्ज आया है। तो जिस भी तरह का चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो यहाँ पर हम नेगेटिव आयन रख देंगे और इसको सैचुरेट कर देंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव आयन आया होगा तो यहाँ पर हम एक पॉजिटिव आयन रख करके इसको सेटिस्फाई, इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है उनको सेटिस्फाई करके इस कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर पहले लिखता हूं, फिर हम थोड़ी सी आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा कि FeCN6K4, तो K4 FeCN6। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लिखता हूं, FeNH3 का होल 6 और SO4। ये दो एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल को यूज करते हुए और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने आपको यहाँ पे बना करके दिखाया। तो आप देख रहे हो कि ये जो पैरेंथेसिस है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है वो होती है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। और इस कोऑर्डिनेट जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, इसके और इस सिंपल आयन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है आयनिक। ठीक है, तो ये तो बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड अंदर, और ये जो इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग होगी इसके और इसके बीच में, ये कैसी बॉन्डिंग होगी? ये आयनिक बॉन्डिंग। ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये एक आयन की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर ये एक आयन की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये SO4 जो है वो एक आयन की तरह बिहेव करेगा, और ये पूरा का पूरा ये जो है ये भी एक आयन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें, अगर मैं इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करूं, इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, ये क्या करता है? ये 4K प्लस में कन्वर्ट हो जाता है या डिसोशिएट हो जाता है, और ये बनाता है FeCN6 4-। तो ये 4- चार्ज क्यों आया, कैसे आया, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि हमने लास्ट ईयर बहुत सारे एग्जांपल्स इसके पढ़ करके देखे थे। अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये किन आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा FeNH3 का होल 6, ये कोऑर्डिनेशन पेयर इसका, और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा 2-, और साथ में ये बना देगा SO4 2-। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, हमको तो मैंने आपको बताया था ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। आप देखो यहाँ पे ये और ये दोनों अलग अलग आयन्स हैं। ठीक है, और अलग अलग आयन होने की वजह से ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। पोटेशियम और ये टेट्रासाइनोफेरेट 2 जो है, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो वही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। ये जो अंदर का है मटेरियल,
इसके अंदर का ये जो मटेरियल है या ये जो मटेरियल है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो मेटल यहाँ पे जो ट्रांजिशन हमने काम में लिया है ये और लिगेंड, मेटल और लिगेंड, इस बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज है सारी की सारी कहानी इसके ऊपर है और यही ये डिसाइड करता है कि ये कंपाउंड किस तरीके का नेचर रखता है। चाहे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर स्टडी कर लें, चाहे हम इसकी आइसोमेरिज्म को हम स्टडी कर लें, चाहे हम किसी दूसरे टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर लें या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, सब इस मेटल लिगेंड बॉन्ड के थ्रू ही हम यहाँ पर बता सकते हैं कि वो किस तरह का मेटल लिगेंड बॉन्ड है या उसका नेचर है। और ये पहले तो हमें इस चैप्टर में ये समझेंगे कि ये मेटल लिगेंड बॉन्ड किस तरीके से समझाए जा सकते हैं कि ये कैसे बनते हैं और किस नेचर के होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये था मेटल लिगेंड। तो अब यहाँ पर मेटल कौन सा है? मेटल है ये Fe और लिगेंड कौन सा है? लिगेंड है ये NH3। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मेटल कौन सा है? यहाँ पर Fe और लिगेंड कौन सा है? ये साइनो ग्रुप। तो ये जो मेटल है इस लिगेंड के साथ, ये जो मेटल है इस लिगेंड के साथ किस नेचर में बॉन्ड बनाता है वो हम स्टडी करेंगे। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्योंकि ट्रांजिशन मेटल काम में लिया है उसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और मेटल लिगेंड इसलिए क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वापस लास्ट ईयर की उसमें लेके जाऊं। तो इस मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस को समझने के लिए हमने एक थ्योरी पढ़ी थी लास्ट ईयर। उस थ्योरी का नाम किसी को याद है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो पढ़ी ही नहीं, या पढ़ी थी? पढ़ी थी। लेनर्ड्स थ्योरी फर्स्ट थ्योरी थी जिसको हमने स्टडी किया था और इसको हम बोलते हैं वार्नर थ्योरी। ठीक है, और इस वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले वार्नर ने बताया था कि ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये किस नेचर के होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, और बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इसीलिए वार्नर को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। इसके बाद में हमने दूसरी थ्योरी पढ़ी। अब मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थ्योरी आप लोगों को पता है, और नहीं पता है तो आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लेकर के यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है हमारे, मेरा ही, ठीक है ना, तो वो क्लास आप देख सकते हो, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। एक थ्योरी हमने पढ़ी थी लास्ट ईयर, शायद मुझे याद नहीं है ये सेकेंड ईयर में थी या नहीं थी, भी थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लास्ट ईयर की बुक में थी या नहीं थी मुझे आइडिया नहीं है। क्यों निकिता, थी या? यस सर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा सा अगर हम वापस से रिमाइंड करें, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है वो बताओ। श्वेता, श्वेता है भी नहीं है। हाँ श्वेता, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी? So central metal atom or ion complexes is obtained provide करवाओगे number of empty orbital for the coordination bond with the suitable ligands. और सर empty orbital sp d सेंट्रल आइटम के साथ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। ओके, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपल सा क्या है, ओवरलैपिंग पर बेस्ड है।
ये तो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा और इसको ही हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, सेकंड ईयर में भी पढ़ा, 12th स्टैंडर्ड में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। इट्स डिपेंड्स ऑन ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग किसका होगा? यहाँ पर अगर हम मेटल लिगेंड की बात कर रहे हैं तो मेटल लिगेंड की बात में यहाँ पर ये जो मेटल है, इस मेटल के पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं तो ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड अपना लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स इसके साथ में, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिक था, या ये वो थ्योरी जो वीबीटी है वो बताती है। तो पॉलिंग ने जब 1931 के अंदर इस थ्योरी को दिया तो यहाँ पर सिर्फ ये ही सिद्धांत दिया कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, lone pair orbitals of ligand will overlap and form coordinate bond। ठीक है, Yes, sir. तो अकेला यही एक बात न कहते हुए उसने और भी बहुत सारे पोस्टुलेट्स इस थ्योरी के अंदर दिए। और एक पोस्टुलेट क्या था? एक पोस्टुलेट ये था कि जब भी कॉम्प्लेक्स, तो हमने जैसे अभी बताया कि जब भी कोई मेटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल उस सेंट्रल मेटल एटम के पास में होने चाहिए। अगर वो 6 बॉन्ड बनाने वाला है या 6 लिगेंड के साथ में जो है लिंक होने वाला है तो उसके पास में 6 ऑर्बिटल्स होने चाहिए जो खाली हों, एम्प्टी हों। दूसरी बात उसने क्या कही कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो यूं ही ओवरलैपिंग नहीं करते। सबसे पहले क्या होता है उसमें? हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विल हाइब्रिडाइज देमसेल्फ फर्स्ट, फिर वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी के बन जाएंगे। देन फिर वो क्या करेंगे, जो लिगेंड है उसके लोन पेयर वाले या इलेक्ट्रॉन पेयर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उसके साथ में ओवरलैप करता है। तो अलग अलग तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और अलग अलग टाइप की ज्योमेट्रीज उन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की हमें देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि अगर किसी की ज्योमेट्री लीनियर है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? एसपी एसपी होना चाहिए। और अगर किसी का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। और अगर स्क्वायर प्लेनर है तो डीएसपी तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो ये हाइब्रिडाइजेशन वाले उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनको लेकर के हाइब्रिडाइजेशन और उनकी जो ज्योमेट्री है वो बताई हुई है। आज मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ फाइल बना करके भेज दूंगा इस चैप्टर का, तो आप लोग वहां पे पढ़ पाएंगे। और लास्ट ईयर की बुक अगर आपके पास में है और अगर वहां पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी हुई है तो आप लोग प्लीज इसके पोस्टुलेट्स को एक बार दोबारा देखना ताकि हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाए। ओके, अब बात ये हुई कि सब एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, फिर वो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और फिर वो ओवरलैप करता है। अब क्योंकि हमें पता है कि हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे डी ऑर्बिटल होना तो जरूरी है ही, क्योंकि वो डी ऑर्बिटल वहां पे प्रेजेंट होगा ही होगा। तो डी ऑर्बिटल के प्रेजेंट होने की वजह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल बनाएंगे वो दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। एक बनाते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, एक बनाते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? इनके नाम से ही पता चलता है। इनर ऑर्बिटल का मतलब है कि डी ऑर्बिटल कहाँ का काम आए? अंदर वाला इनर शेल का जो आंतरिक कोश है उसका डी ऑर्बिटल अगर काम आता है तो उसे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर बाहर वाले शेल का डी ऑर्बिटल काम आता है तो उसे हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनको हम दूसरे तरीके से भी कई बार कह देते हैं, इनर आउटर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को कि अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो उसका दूसरा नाम है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो होते हैं आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और साथ में उनको आप स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, सो मे बी आप लोगों को ये याद होगा कि हाई स्पिन कौन से होते हैं, लो स्पिन कौन से होते हैं, स्पिन पेयर्ड और स्पिन फ्री कौन से होते हैं। क्या लास्ट ईयर हमने ये वाली चीज पढ़ी थी? सर पढ़ी थी? ओके, यस सर। तो पढ़ी थी तो फिर तो आप लोग अपनी पुरानी किताब से पढ़े लोगे, और मैं आपको अभी थोड़ा और डिटेल में बाद में जब बताएंगे। अभी तो एक मैं आप लोगों को सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आइडिया दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एक जो और चीज हमने पढ़ी थी वो ये थी कि लिगेंड जो है उसके पास में कम से कम एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए। अगर उसके पास में एक लोन पेयर भी नहीं है तो वो एज अ लिगेंड बिहेव नहीं करेगा और मेटल के साथ में किसी टाइप का कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, और अगर उसके पास में इस तरह का लोन पेयर होता है तो वो उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। क्लियर? Yes, sir. मेटल लिगेंड के बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक ये भी चीज बताती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम आपके पास में है उसके जो इनर शेल्स हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना अंदर के शेल्स में अंदर, वो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में काम नहीं आते। सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड बनाने में काम आते। ठीक है ना? और अगर इनकी नेचर को अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझें तो आप बता सकते हो कि अगर किसी मेटल कॉम्प्लेक्स के पास में, मेटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास अगर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर का। और अगर उसके पास में सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, पेयर्ड हैं, युग्मित हैं, तो वो कंपाउंड किस नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी बताती है कि जब भी कभी मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है तो एम्प्टी, और जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करते हैं तो वहां पर हून का जो मल्टीसिप्लिटी रूल है वो सबसे पहले वहां फॉलो होता है। हून का मल्टीसिप्लिटी रूल क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, सिंगली फिल्ड, और उसके बाद एक में एक पेयरिंग, करके। हाँ उसके बाद में पेयरिंग होती है। तो ये हून का मल्टीसिप्लिटी रूल है। तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर फॉलो होती हैं और मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल जो अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एग्जांपल ही हो पाएगा, उसके बाद में ये क्लास एंड हो जाएगी। तो एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लेता हूँ कोबाल्ट का, कि ये मैंने लिया हेक्साअमीन कोबाल्ट। ठीक है ना? ये है आपका 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर हम कोबाल्ट की बात करें बेटा तो कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बता सकते हैं? 27. 27. 27 है ना? तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7
एंड 4s2, यही है ना। और यहाँ पर अगर आप देखो तो अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो भी चार्ज आपको यहाँ पर ये दिख रहा है 3+, वो चार्ज इस कोबाल्ट का ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कि कोबाल्ट किस फॉर्म में है, कोबाल्ट है आपका 3+ फॉर्म में। और अगर ये 3+ फॉर्म में हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से हटाने पड़ेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब आप हटाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हट जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा, तो ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास में जो कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, ये 3D कॉन्फ़िगरेशन है, ये 4s, ये आपका 4p, ये आपका हो गया 3D, ये 4s, ये 4p, और ये दोनों तो एम्प्टी हैं, 4s और 4p। जो 3D है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप इजीली फिल कर सकते हो, ये उनका मल्टीप्लिसिटी रूल को फॉलो करते हुए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 और 5, और छठा फिर ये पेयर होना शुरू हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो अमोनिया है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू आप लिगेंड्स को जब आप जमाते हो तो वहां पर आप देखते हो कि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, उसकी पेयरिंग एनर्जी कम होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, पेयर कर देता है। तो पेयर आप जब करोगे तो ये जो 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन बना लेगा, और ये दो एम्प्टी हो जाएंगे, ये 4s आपका है ही, ये आपका 4p है, और ये D2 और sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन एम्प्टी ऑर्बिटल्स कर लेंगे। और इसमें आप देखोगे कि देखो अंदर वाला d ऑर्बिटल काम आया है, इसीलिए ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और इनके अंदर ये जो क्या नाम है इसका, अमोनिया जो है, हाँ ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर देते हैं, ये अमोनिया, ये अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये सभी के सभी NH3, ये NH3 और ये NH3। तो इस तरह से ये आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू इस स्ट्रक्चर को समझा सकते हो, जो कि है आपका किसका, ये जो हेक्सामीन कोबाल्ट 3। इसका नाम अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो इसका नाम होगा हेक्सामीन कोबाल्ट 3, ठीक है ना। तो ये नाम देना आपको आता ही होगा, आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जितने भी कुछ और एग्जांपल्स हैं उनको आज आप प्लीज पढ़िएगा। हमारी क्लास अब जो होगी वो होगी मंडे को, ठीक है। और इसमें चाहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बने, चाहे